आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कूलाम का नियम कहाँ पर वैलिड है, कहाँ पर वैलिड नहीं है, कहाँ ये लगेगा, कहाँ ये नहीं लगेगा, और ये नियम क्या है। यानी नियम पढ़ेंगे, नियम कहाँ लागू होगा ये पढ़ेंगे, कहाँ लागू नहीं होगा ये भी पढ़ेंगे। देखो, एक शब्द इसमें आएगा बिंदु आवेश। क्या शब्द आएगा? बिंदु आवेश। तो इसका कूलाम के नियम में स्टेटमेंट है इसका, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच, आवाज बंद कर दो, तो सुनाई देगा। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल। बिंदु आवेश का मतलब होता है ऐसा आवेश जो ज्यादा जगह ना घेरे, मतलब उसकी साइज बहुत छोटी हो। तो कम जगह पर केंद्रित आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। मतलब आवेश जहां जिस द्रव्यमान के ऊपर रखा हो उसकी लंबाई भी, उसकी चौड़ाई भी, उसकी ऊंचाई भी, तीनों विमाएं लगभग 0 होनी चाहिए, बहुत छोटे साइज का। इसीलिए बिंदु मतलब पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश मतलब इसमें ज्यादा बिखरा हुआ आवेश नहीं होगा, सेंटर्ड आवेश होगा, केंद्रित आवेश होगा। तो एक आवेश ये है, मान लीजिए Q1 प्लस, और एक आवेश ये है Q2, ये भी प्लस। तो Q1 और Q2 दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी है r। शर्त क्या है कि दोनों आवेश कैसे हैं? बिंदु आवेश। ये भी बिंदु आवेश है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई नहीं है, बिखरा हुआ आवेश ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच कैसा बल लगेगा, मतलब दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है, कूलाम का नियम उसी बल के बारे में बताता है। तो बोलो, ये बात समझ में आ गई कि ये कूलाम का नियम क्या बताता है? तो कूलाम का नियम बल बताता है दो बिंदु आवेशों के बीच। तो दो बिंदु आवेशों के बीच कैसा बल लगेगा, कितना बल लगेगा, इसी के बारे में कूलाम का नियम है। ये बात ठीक है ना? अब देखो है क्या ये, अब देखो ये है क्या, ये वाला आवेश कितना है Q1, ये वाला आवेश कितना है Q2। तो जो दोनों आवेश है, कूलाम का नियम ये कहता है कि इनके बीच जो लगने वाला बल होगा F, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा ये समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। समीकरण 1, यानी अगर आवेश पहला और दूसरा दोनों बढ़े तो इनका गुणनफल ज्यादा आएगा, तो ये बल ज्यादा आएगा। अगर आवेश का मान कम होता जाए तो गुणनफल कम आएगा, ये बल भी कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे आवेश के मान बढ़ेंगे इनका गुणनफल भी बढ़ेगा और ये बल बढ़ेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो इनके बीच की दूरी है ये r, F जो बल है वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये कि अगर ज्यादा दूरी होगी इनके बीच तो उसका वर्ग भी ज्यादा आएगा और एक को ज्यादा से भाग करोगे तो बल कम आएगा। यानी दूरी के बढ़ने से बल घटेगा और बहुत तेजी से घटेगा, क्योंकि वर्ग करके तब आप डिवाइड करेंगे। जैसे 4 लिखेंगे तो 4 का वर्ग 16 आएगा, फिर आप 1 को 16 से भाग करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि दूरी के बढ़ने से बल जो है वो बहुत तेजी से ड्रॉप करेगा, और अगर दूरी घटेगी तो बल बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर ये कम होगा तो कम से कम कवर करेंगे, कम आएगा, उससे आप डिवाइड करेंगे तो ये ज्यादा आएगा। तो बल का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब है कि दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी बल वैसे वैसे घटेगा, दूरी जैसे जैसे घटेगी बल वैसे वैसे बढ़ेगा। ये दोनों बात समझ में आई? आवेशों का जो गुणनफल है वो बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा और दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा। ये बात क्लियर है? तो चलो, तो कूलाम के नियम में क्या क्या ध्यान रखना है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है
दोनों आवेश बिंदु आवेश होंगे तभी ये नियम लगेगा। और ये जो बल होगा उस बल का मान आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करो तो ये वाला अंत में आएगा। आवाज बंद कर लो ना। ये जो Q1 Q2 है ये अंत में आएगा और r² हर में आएगा। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या मिलेगी तुमको इक्वेशन? देखो F, अब दोनों को एक साथ इकट्ठा करके लिख रहा है तो F समानुपाती Q1 Q2 अंश में रहेगा और ये r² हर में आएगा। Q1 Q2 r²। अब इस समानुपाती को आप जब भी हटाते हैं आप जानते हैं एक यहाँ नियतांक आएगा तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन r²। अब ये जो कांस्टेंट आया इतना बड़ा था इसमें कौन कौन है? देखो एक है, एक से आप परिचित है, एक संख्या है, 4 एक संख्या है, पाई 22/7 या 3.14 इससे भी आप सहमत में जानते हैं। यहाँ पर जो ये लिखा है एप्सिलॉन नॉट और ये के, इसके बारे में आपको बता देता हूँ ये क्या है। देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट और के है इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। देखो ये जो बना हुआ है सिंबल एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन और 0 जो लिखा है उसके लिए नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट ये है क्या? ये जब भी देखो नॉट लगा हो, जब भी यहां पर 0 लगा हो, 0 ये नॉट, तो जान लो ये वायु या निर्वात के लिए है, वायु या निर्वात के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ये इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का। और ये क्या बताता है? ये बेसिकली ये बताता है कि वायु या निर्वात या जो भी माध्यम है उसमें विद्युत प्रभाव एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितना जा रहा है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है। विद्युतशीलता का मतलब एक आवेश का प्रभाव दूसरे आवेश तक ज्यादा जा रहा है या कम जा रहा है, उसी को ये बताता है। बात समझ में आई? अब हम लोग पढ़ते हैं के को पढ़ते हैं। के क्या है? देखो के को बोलते हैं परावैद्युतांक। और ये इसका एक नाम और है। जैसे के को अगर आप ध्यान दीजिए तो इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता और ये एप्सिलॉन किसी माध्यम यानी किसी मीडियम m की विद्युतशीलता। तो ये एक तरह से दोनों का अनुपात बताता है। तो इसको सापेक्षिक या आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। तो के का मान जान लीजिए क्या क्या होता है। तो के का मान किसी माध्यम की विद्युतशीलता को वायु की विद्युतशीलता से भाग करने पे आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ एयर लिख दें तो के एयर के लिए कितना आएगा? तो आप यहाँ भी लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, तो 1 आएगा। वाटर के लिए इसको सॉल्व करते हैं तो के का मान H2O के लिए लगभग 81 आता है। के का मान किसी चालक के लिए अनंत आता है। तो आपको ये मान याद नहीं करना है, आपको जब इसमें सवाल आएगा तो आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी रहेगी। तो यहाँ पर आपको जो समझना है वो ये है कि जो के है वो किसी माध्यम का परावैद्युतांक है। इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। इसका मान किसी माध्यम की विद्युतशीलता को वायु की विद्युतशीलता से डिवाइड करने पर, भाग करने पर आपको मिल जाएगा।
ये एक शुद्ध संख्या है, इसमें कोई मात्रक नहीं होता। तो एयर के लिए k का मान 1 होता है, वाटर के लिए k का मान 81 लगभग होता है और चालक का k अनंत होता है। तो विद्युतशीलता समझ में आई होगी, परावैद्युतांक समझ में आया होगा। अब एक बार फिर से कूलाम के फॉर्मूले पे आते हैं। देखिए कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया कि जो बल होगा वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होगा। हाँ, तो जब आप ये बल लिखेंगे तो बल का ये जो फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन r²। अब देखिए इसमें समस्या आपकी किताबों में जो लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। गड़बड़ लिखने का मतलब क्या है, देखो जैसे अगर मैं एयर में निकालूं बल, अगर मैं वायु निकालूं बल, तो आप जानते हैं वायु के लिए K1 हो जाएगा, एयर का K कितना होता है 1 होता है। तब ये फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो Q1 Q2 अपॉन r², ये लिखा हुआ है। अब आपकी किताब में यही फॉर्मूला हर जगह लिखा हुआ है, मतलब कोई भी फॉर्मूला होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखा हुआ है, K नहीं लिखा हुआ है। तो K नहीं लिखने का मतलब 1 लिखा है, और 1 लिखा है इसका मतलब वो माध्यम को वायु मान रहा है। तो वो आवाज बंद कर लो यार, देखो तो वो माध्यम को एयर मान रहा है, एयर। तो एयर मान के फॉर्मूले तो उसने सब लिख दिए, लेकिन मान लो कोई और माध्यम आ गया तो बच्चा चूंकि यही फॉर्मूला पढ़ा है, उसको यही फॉर्मूला याद है, तो वो सोचता है कि K का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि K तो यहाँ है नहीं। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक माध्यम है जिसका K 4 है 4, तो यहाँ पर जो K की वैल्यू 4 लिखी जाएगी तो फॉर्मूला बदल जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिए सही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है, K भी होता है जो वायु के लिए 1 हो जाता है। अब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो बुक में जितने भी फॉर्मूले दिए हुए हैं सब एयर मानकर दिए हुए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कोई और माध्यम होगा तो उसका K आप यहाँ लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए कुछ चीजें वो आपको जानना होगी, जैसे यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जो आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। जब ये सब लिख के आप सॉल्व करेंगे तो इसका लगभग जो मान आएगा वो 9 × 10⁹ आएगा। कितना आएगा? 9 × 10⁹। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हम लोग 9 × 10⁹ यूज करेंगे इस पूरे की वैल्यू। और K एयर रहेगा तब तो इतना आएगा, अगर एयर ना होकर K कुछ दिया होगा तो वो K हम लोग यहाँ अपॉन में लिख लेंगे। ठीक है, पहली बात ये हुई। दूसरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो अब मैं सबसे खास बात बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सबसे खास बात देखिए, आवेश क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है दोनों प्लस हो, Q1 प्लस Q2, हो सकता है दोनों आवेश प्लस हो, सही है। और ये भी हो सकता है कि एक प्लस हो और दूसरा माइनस, ये भी हो सकता है। तो क्या चीज आपको समझनी है, जो थोड़ा बुक में कंफ्यूजिंग लिखी हुई है उसको समझ लीजिए। देखिए मैं आपको कंफ्यूजन से थोड़ा बचा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे इस केस में और इस केस में, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बल कैसी राशि है, बल सदिश राशि है या अदिश? तो इसका आंसर है कि भाई बल सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो उसमें दो चीज होगी, एक होगा उसमें परिमाण यानी यांत्रिक मान, और एक होगा उसमें दिशा, डायरेक्शन होगी। तो ये धन आवेश और ये भी धन आवेश, तो समान नेचर वाले आवेश यानी धन और धन और ऋण और ऋण, समान आवेश, एक ही नेचर वाले आवेश, चाहे दोनों धन हो और चाहे दोनों ऋण हो, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षण का मतलब है ये बल इस पर लगाएगा दाएं
दूर हटाएगा। प्रतिकर्षण मतलब ऐसे हाथ रख लो और दूर, दोनों दूर जाएंगे, अवे। दोनों आवेश के ऊपर ऐसे रख लो हाथ और प्रतिकर्षण बल है, दोनों दूर जाएंगे। तो इस पर बल लगेगा दाएं और इस पर भी लगेगा बाएं, यानी बल दोनों पर दूर हटने वाला लग रहा है ना। तो ये प्रतिकर्षण बल हुआ। यहां देखो, यहां दोनों माइनस है, तो यहां भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब दोनों आवेश दूर जाएंगे। तो ये भी इधर जाएगा दूर और ये भी दूर जाएगा। अब देखो, जब मैं इसे बनाया दूर, इस केस में देखो ये दूरी r है, ये दूरी, सब में मैंने दूरी सेम ली है r, सब में मैंने आवेश का आंतरिक मान सब में लिखा है q1, कहीं धन कहीं ऋण, यहां q2 सब जगह है, कहीं धन कहीं ऋण। तो अगर तुम ध्यान दो, ये धन है, ये ऋण, इसमें दोनों धन है, इसमें दोनों ऋण। कुछ चीजें बहुत खास है, उनको ध्यान से सुन लीजिए। जितना बल इस पर लगा, जो कि इसने लगाया, उतना ही बल ये लगाएगा इस पर, और दिशा होगी इसके अपोजिट। यानी पहला आवेश दूसरे आवेश से जितना बल लगाएगा दाएं, दूसरा आवेश पहले आवेश से उतना ही बल लगाएगा बाएं। क्या ये बात समझ में आई? दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर परिमाण का बल लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस पे बल लग रहा है F1, इस पर F2। आपकी किताब में यही लिखा हुआ है और वो टेंशन देता है। जैसे लिखा रहता है आपकी बुक में, यहां लिखा रहता है F1 या F12, F21, तो उससे टेंशन ये होती है कि बच्चा दोनों बल को अलग समझता है। मैं यहां बोल रहा हूं जितना बल ये लगाएगा उतना बल ये भी लगाएगा। बताओ, ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? जितना बल इस पर लगेगा दाएं, उतना ही बल इस पर लगेगा बाएं। ये बताओ, ये बात क्लियर है? बोलो। यस सर। अब ये बता दो, ये कौन से नियम से मैं, हाँ अब ये बताओ, ये कौन से नियम से बोला मैं? जितना बल ये लगाएगा उतना बल ये लगाएगा, ये कौन से नियम से कह रहा हूं? बोलो, ये कौन से नियम से कह रहा हूं मैं? ऐसा मैं कौन से नियम को फॉलो करूं? हाँ भाई, जितना बल इस पर लगेगा, मैं ये बोल रहा हूं जितना बल, सुनो ध्यान से, जितना बल इस पे लग रहा है दाएं, उतना बल इस पे लग रहा है बाएं। ऐसा कोई नियम पढ़े हो कभी क्लास 11th में? तो उसका आंसर है, उस स्टेटमेंट का आंसर है न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? जितना पहले पर बल लगेगा दाएं, उतना ही दूसरे पर बल लगेगा बाएं। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है कि नहीं विपरीत दिशा में? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है कि नहीं होती? तो जितना बल ये लगेगा उतना बल ये भी लगेगा। तो ये मैं न्यूटन के नियम से बोल रहा हूं, यानी कूलाम के नियम में न्यूटन का नियम लग रहा है छुपा हुआ। सही है? ठीक है? तो जितना इस पर नियम लगा बाएं बल, उतना इस पे लगा दाएं। अब यहां ये धन है, ये ऋण है, कैसा बल लगेगा? एक धन है, एक ऋण है, कैसा बल लगेगा? एक धन है, एक ऋण है, कैसा बल लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगने का मतलब क्या होता है? दोनों पर हाथ ऐसे रखो, दोनों आवेशों के ऊपर ऐसे हाथ रखो, एक पे बल लगाओ दूसरे की ओर, एक पर बल लगाओ इसकी ओर, इस पर बल लगाओ इसकी ओर। तो ये जो बल लग रहे हैं, इनकी दिशा पर बहुत विशेष ध्यान दो। इस पे बल लगा इधर, इस पर लगा इधर, तो दोनों पास आएंगे ना। यही आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल का मतलब होता है दोनों के बीच की दूरी घटनी चाहिए, तो दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगे। प्रतिकर्षण में क्या होगा? दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो उनके बीच की दूरी बढ़ेगी। तो प्रतिकर्षण में दूरी बढ़नी चाहिए, आकर्षण में दूरी घटनी चाहिए। ये बात समझ में आई? अब बात समझ में आई? अब देखो, एक चीज ठीक है, ये बात तुमको समझ में आ गई। हाँ ठीक, अब ये बात समझ में आ गई। अब आगे सुनो, मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? देखो फोर्स,
हाँ 1/4πε0 हाँ तो ये जो 1/4πε0 है इसको मैं नहीं लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा हूं वो सुनो, वो तो हमेशा है 1/4πε0 तो हमेशा है, बोलो भाई, मतलब वो हमेशा फॉर्मूले में रहेगा तो उसको अंडरस्टूड है, इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, समझेंगे कि जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो 1/4πε0 लिखना है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। आप जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो 1/4πε0 पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको लिखना है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे 1/4πε0 अदृश्य रूप में बैठा है, बोलो। तो उसकी जगह मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने कांस्टेंट के लिख दिया, 1/4πε0 हो गया। ठीक, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अब ध्यान देना, मुझे बताओ इसके लिए क्या लिखोगे? Q1 × Q2, देखो दोनों प्लस है, दोनों प्लस है ना, तो यहां देखो मैं लिख रहा हूं Q1 × Q2 /r², बोलो सही, दोनों प्लस है तो Q1 प्लस Q2 प्लस /r²। इसमें बताओ ये प्लस है Q1 प्लस Q2 कैसा चिन्ह है? Q2 का कैसा चिन्ह है? माइनस ना, तो आप यहां माइनस नहीं लिखेंगे। अब ध्यान से सुनना, माइनस हो चाहे प्लस हो आप हमेशा यहां प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस। चाहे आवेश धन हो धन लिखो, ऋण हो तब भी धन लिखो, क्योंकि हम लोग जो बल है उसका परिमाण निकाल रहे हैं। तो अब आप पूछेंगे सर ऐसा है तो ये बताइए फिर दोनों का बल तो बराबर आ गया, तो अब ये माइनस से फिर क्या फर्क पड़ा? माइनस से फर्क ये पड़ा कि दिशा बदल गई, इसकी दिशा दाएं थी, इस वाले बल की दिशा देखो बाएं है। बात समझ में आई? तो हम लोग जब भी कूलाम में नियम लगाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम लोग कूलाम में नियम लगाएंगे तो आवेश का चिन्ह धन ही लिखेंगे, ऋण हो चाहे धन हो हमेशा धन लिखेंगे। ऋण होने का मतलब क्या है वो मैं आपको पहले ही समझा दिया कि अगर ऋण धन है चिन्ह अलग है तो बल की दिशा बदलेगी बस। अच्छा इसमें क्या लिखोगे? दोनों ऋण है, दोनों ऋण है, क्या लिखोगे? दोनों ऋण है, ये भी ऋण है ये भी ऋण है, यहां क्या लिखोगे? दोनों धन लिखोगे। भैया ऋण होगा तब भी तो धन लिखोगे, तो अगर ऋण है तब भी आप धन लिखेंगे, ऋण धन, हर कंडीशन में आपको धन ही लिखना है। समझ गए ना बात? सबको बात समझ में आ गई? इस के का क्या मतलब है? के का क्या मतलब है? यहां जो के लिखा है इसका क्या मतलब है? कांस्टेंट के नहीं है, कांस्टेंट मतलब 1/4πε0, समझे कि नहीं? हाँ, के का मतलब 1/4πε0, उसको मैं लिखूंगा नहीं, समझ जाना आप कि यहां पर हमेशा वो रहेगा। ठीक है। अब मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, जरा लगाओ तुम लोग। हाँ एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, जरा लगाओ। देखो एकदम सिंपल सा सवाल है, देखो +1 कूलाम -1 कूलाम, इनके बीच की दूरी 1 मीटर, बल का मान बताओ तो। +1 कूलाम -1 कूलाम, इनके बीच की दूरी 1 मीटर, बल का मान बताओ तो। चलो 9 × 10⁹, ये समझे? 1 न्यूटन नहीं, 1/4πε0 की वैल्यू भी तो लिखोगे। 9 ये हो गया 1/4πε0। इसके बाद Q1 1, Q2 भी 1, /r भी 1, तो 9 × 10⁹ न्यूटन आएगा। अब चलो दिशा बताओ, A पर बल किधर लगेगा और B पर बल किधर लगेगा? A पर बल की दिशा बताओ, A पर बल की दिशा बताओ। देखो ये धन है ये ऋण है,
तो ध्यान ऑर्डिट है, इसका मतलब आकर्षण बल लगेगा, देखो ऐसे दोनों आवेश पर बल रखो ऐसे हाथ और ऐसे बना दो, तो इस पर बल लगेगा इधर, इस पर लगेगा इधर, तो ए पर लगेगा बी की ओर, बी पर लगेगा ए की ओर। बोलो सही? यस सर। कौन सा बल ज्यादा होगा, ए वाला बल ज्यादा होगा या बी वाला? सर दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर होगा। मैं शुरुआत में ही बताया न्यूटन के तीसरे नियम से जितना बल पहला लगाएगा दूसरा भी उतना ही बल लगाएगा विपरीत दिशा में। तो देख लो दोनों बल बराबर है, दोनों का मान इतना है, दिशा देखो विपरीत है, एक दाएं है एक बाएं है। बोलो ये बात समझे?